आसान भाषा में टेक ओवर का मतलब है दूसरी कंपनी पे कंट्रोल पाना। स्टील के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। एनसीएलटी की आज की डेट में हर एक फेज में आपको टेक ओवर के एग्जाम्पल मिलते हैं। एक आसान भाषा में उसके लिए इंडियन रेगुलेशन में क्या टाइमलाइन है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसको एक्सप्लेन करेंगे विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एनडीटीवी टेक ओवर बाय अडानी ग्रुप। टेक ओवर आज की डेट में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इंडियन रेगुलेशंस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट इस पर पकड़ बांधी है ताकि कंपटीशन बरकरार रहे। क्योंकि मेन रीज़न टेक ओवर का, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, उसका मेन रीज़न है कि वो अपना कंपटीशन हटाना चाहती है। कंपनीज का आज एक नॉर्मल सिनेरियो है कि या तो बिक जाओ या तो हमें खरीद लो। ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या टाइमलाइन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो फॉलो करना पड़ता है एक एक्वायरर को, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज। एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन हाउ अडानी ग्रुप टुक ओवर मैनेजमेंट ऑफ एनडीटीवी। ठीक, सो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है जो सबसे पहले एक कंपनी जब टेक ओवर का सोचती है दूसरी कंपनी का, जो कंपनी टेक ओवर करना चाहती है वो एक्वायरर कहलाती है, एंड दूसरी कंपनी जिसका टेक ओवर होता है वो टारगेट कंपनी कहलाता है। अब एक्वायरर के साथ में एक टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, उस एक टर्मिनोलॉजी को कहते हैं पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। इसको आप आसान भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो एक्वायरर है उसके ऊपर हाथ किसका है, या फिर जो एक्वायरर है वो किसी के साथ मिलके कुछ एक्वायर कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक आसान भाषा में अगर स्केड्यूल समझाऊं तो सबसे पहले जो कंपनी होती है उसको जब टेक ओवर करना होता है तो वो सबसे पहले अपना फॉर्म अरेंजमेंट करती है कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए हैं टेक ओवर के लिए। पैसे चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी चीज़ वो रेगुलेशन का ध्यान रखती है। अब रेगुलेशन क्या बोलती है? रेगुलेशन बोलती है सबसे पहले जिस दिन आपने टेक ओवर करना है सेम डे पे आप पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे न्यूज़पेपर्स में, 3 न्यूज़पेपर्स में पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे कि भाई हम इसके शेयर में 25% हकदार हो चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेगुलेशंस में दिया गया है कि 25% से नीचे आप जो मर्जी कर रहे हो, एक दूसरे कंपनी के इक्विटी होल्डिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 25% टच करते ही गवर्नमेंट कहती है स्ट्रिक्ट हो गई। गवर्नमेंट कहती है सेम डे पे आपको एक्स्ट्रा 26% का ऑफर देना है, एंड दैट विल बी कॉल्ड ओपन ऑफर। दैट 26% ओपन ऑफर इज टू बी गिवन बाय द एक्वायरर टू द पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ टारगेट कंपनी। ठीक, अब टाइमलाइन पे आते हैं। सबसे पहले जिस दिन एक्वायर किया सेम डे पे पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, अब जिसको हम पीए भी कहते हैं, पीए। उसके बाद जब 3 न्यूज़पेपर में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, जब पब्लिक को पता चल गया ताकि लोगों को पता चल जाए जो भी रिलेटेड है उस टारगेट कंपनी से कि भाई इस कंपनी में टेक ओवर होने वाला है, ताकि टारगेट कंपनी को पता चल जाए। क्योंकि होस्टल टेक ओवर में आप भी जानते हैं कि आगे जो टारगेट कंपनी होती है कई बार तो उसको भी नहीं पता होता है कि उसका टेक ओवर होने जा रहा है। सेम डे पे होस्टल टेक ओवर के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है। उसके बाद जब पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी, और पब्लिक अनाउंसमेंट देनी कैसे है? सबसे पहले एक कंपनी जो एक्वायरर है वो एक मर्चेंट बैंकर को मर्चेंट मैनेजर बनाएगी उस इशू का, क्योंकि कंपनी खुद नहीं चीज़ें जानती हो। तो सबसे पहले दिन पे ही पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी। उसके बाद 1 दिन के अंदर अंदर उसको सेबी स्टॉक एक्सचेंज जो टारगेट कंपनी को भी फॉरवर्ड कर देना है। फिर विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट
डीपीएस देना है। अब ये डीपीएस क्या है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि भाई क्या शेड्यूल रहेगा, हम कैसे लेंगे, कितना % हम मांग रहे हैं, आप जैसे 26% उससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, तो ये चीज़ आएगी डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। क्योंकि एक दिन में इंसान कितना ही एक्सप्लेन कर पाएगा, तो इसलिए 5 दिन दिया गवर्नमेंट ने कि उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या शेड्यूल रहेगी। इन 5 दिनों के अंदर 2 दिन पहले डीपीएस डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट से 2 दिन पहले एक अकाउंट खोल देना है तुमने, जिसको एस्क्रो अकाउंट कहलाया जाएगा। वो उस एस्क्रो अकाउंट में तुमने पैसे डाल देने हैं। पैसे कितने डालने हैं वो रेगुलेशन में डिस्क्राइब है, यूजुअली 25% एंड अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो 10%, उस लिमिट से ज़्यादा वाला पार्ट। ठीक, 5 डेज हो गए, 5 वर्किंग डेज तक डीपीएस दे दिया। अब लोगों को पता चल चुका है कि टेक ओवर होने वाला है। जब ये पता चल गया लोगों को कि टेक ओवर होने वाला है, उसके बाद अब कंपनी आगे बढ़ सकती है। उसके लिए कंपनी जाती है नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज में, नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। उसमें क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देना है। जो भी लेटर ऑफ ऑफर बनाया जा रहा है कि कितने % दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं, क्या डिस्काउंट पे दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं, वो सब एक्सप्लेन करके सेबी को दिया जाएगा कि देखने के लिए। ड्राफ्ट क्यों लगाया इसके साथ, क्योंकि देखने के लिए सेबी के लिए कि भाई कुछ कमी तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं, कुछ मिसलीडिंग तो नहीं है। जब ड्राफ्ट लगाया जाए इसका मतलब है कि अभी सेबी के कमेंट का वेट करेंगे, तो वहीं से ड्राफ्ट लेटर ऑफर जब आप देंगे, लेटर ऑफ ऑफर जब देंगे उसके 15 दिन में सेबी कमेंट करेगा। ठीक, अब जो प्राइस है जो डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट में भी दिया, हम ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में भी देंगे, जो प्राइस जिस पे हम ओपन ऑफर कर रहे हैं तो वो रेगुलेशंस में एक्सप्लेन है। ठीक, जब 15 दिन में या तो सेबी कमेंट करेगा उसको हम ठीक करेंगे, अगर या तो सेबी अगर कमेंट ना करे तो साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। 15th वर्किंग डे से क्या होगा, इन 15th वर्किंग डे के बाद नेक्स्ट 7 वर्किंग डे में, जो नेक्स्ट 7 वर्किंग डे है उसमें हम लेटर ऑफ ऑफर जो फाइनल होगा वो शेयर होल्डर्स को दे देंगे। अब शेयर होल्डर्स कौन है जिनको लेटर ऑफ ऑफर देना है, वो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स हम देखेंगे, एक डेट डिसाइड करेंगे उस दिन जो भी शेयर होल्डर रहेगा कंपनी का, जिसने शेयर नहीं बेचे होंगे, जो उस कंपनी में शेयर होल्डर रहेगा उसको जाएगा। अब वो डेट क्या होगी वो भी रेगुलेशंस में एक्सप्लेन है। इसके बाद जो टेंडरिंग पीरियड है, जब एक बार लेटर ऑफ ऑफर दे दिया लोगों तक पहुंच गया, अब जो टेंडरिंग पीरियड है वो टेंडरिंग पीरियड का मतलब सिंपल है कि कब लोग जो है ओपन ऑफर का बदला ले सकते हैं, मतलब ओपन ऑफर के लिए हाजिरी भर सकते हैं कि हाँ हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं। ठीक, इसके लिए बहुत सीधी बात है, जब ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर गया था उसके बाद 15 वर्किंग डेज कमेंट का वेट किया। जब 15 वर्किंग डेज जहाँ से कंप्लीट होंगे वहाँ से 12 वर्किंग डेज में आपको चाहिए वो कि टेंडरिंग ऑफर स्टार्ट हो जाए। अब टेंडरिंग ऑफर स्टार्ट हो गया, अब वो 10 दिन तक ओपन रहेगा कि लोग बेच सकें, खरीद सकें, अपना ब्यौरा दे सकें कि भाई हम ओपन ऑफर में इंटरेस्टेड हैं, हम इस शेयर पे अपना शेयर बेचना चाहते हैं इस रेट पे जो भी कंपनी ने दिया एक्वायरर ने। अब कुछ इसमें टाइमलाइंस हैं और डीप में जाएं, अगर डीप टाइमलाइन पे जाएं तो टेंडरिंग ऑफर जो ओपन हो रहा है उसके 3 वर्किंग डे के पहले आप रिवीजन कर सकते हो। आपने डीपीएस में कोई प्राइस दिया था उसके कंपैरिजन में आप रिवीजन कर सकते हो। आपको चेंज करना है अगर अपवर्ड रिवीजन ही अलाउड है सिर्फ। ठीक, सेम टेंडरिंग डे के पहले 2 वर्किंग डेज पहले जो टारगेट कंपनी है उसके डायरेक्टर कमेंट देंगे, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक, और टेंडरिंग ओपन होने से 1 दिन पहले एडवर्टीजमेंट जाएगा कि भाई टेंडरिंग ऑफर स्टार्ट हो रहा है कल से। अब जब टेंडरिंग ऑफर बंद हो गया एक बार, उसके बाद 5 वर्किंग डेज में बंद होने से, क्लोज होने से 5 वर्किंग डेज में क्या जाएगा, पोस्ट एडवर्टीजमेंट की क्या क्या पूरा हमने ब्यौरा देंगे कि क्या क्या सीन था, क्या चीज़ें थी। ठीक, उसके बाद जहाँ से टेंडरिंग ऑफर ख़त्म हुआ था वहीं से 10 दिनों के अंदर 10 वर्किंग डेज के अंदर जो भी कंसिडरेशन जो देनी होगी वो सारी दे दी जाएगी जिनके शेयर्स टेंडर हुए हैं। एंड जहाँ से टेंडर हुए हैं वहाँ सारे पैसे दे दिए गए। वहाँ से 30 दिन के बाद जो मैनेजर टू इशू है वो एस्क्रो अकाउंट को फ्री कर सकता है। कुछ पैसे जो बच गए उसको
वापस रिलीज कर सकता है। So, ये था पूरा टाइमलाइन एक टेक ओवर करने के लिए, विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी। सो अगर मैं ये कहूँ कि एनडीटीवी का बिकना 2008 से ही संभव था तो इसको पागलपन कहा जाएगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि 2008 में जब एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी उसका नाम जो था विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जिसने लोन दिया RRPR को, जो कि 29.18 होल्डिंग रखता था एनडीटीवी में, और जो ये लोन था वो इंटरेस्ट फ्री लोन था। हाउएवर, जिस पे ये बोला गया था कि अगर ये लोन में डिफॉल्ट हुआ तो जो वारंट दिए गए हैं इसके अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट, वो 99.5% स्टेक में कन्वर्ट हो जाएंगे उस RRPR के, जिसके बाद VCPL, जो कि शॉर्ट फॉर्म है विश्व प्रधान की, वो पूरा कंट्रोल कर लेगा RRPR में। RRPR बेसिकली कोई नहीं बट जो एनडीटीवी के प्रमोटर्स हैं उनकी एक कंपनी थी, ठीक। एंड देन इसलिए कह रहा हूँ कि 2008 से ही इसका बिकना तय हो गया था एक तरह से। हुआ क्या, अडानी एंटरप्राइजेस जो है उसकी होली ओन सब्सिडरी थी। होली ओन सब्सिडरी जिसको नहीं पता उसका मतलब होता है कि सारा कंट्रोल अडानी के पास था AMG मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का, एंड उसके थ्रू AMG मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने VCPL को खरीद लिया 103 करोड़ में, 1.03 बिलियन। रीजन बीइंग, चाहे वो AMG ने खरीदा था लेकिन उस पे हाथ किसका था, अडानी एंटरप्राइजेस का। इसलिए जब ये पूरा टेक ओवर हुआ उसमें एक्वायरर था VCPL एंड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट रहे AMG मीडिया एंड अडानी एंटरप्राइजेस। अब ये जानना सही है कि कैसे अब टेक ओवर हुआ। टेक ओवर इस प्रकार हुआ कि VCPL को RRPR पैसे नहीं चुका पाई, लोन में डिफॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से वारंट्स कन्वर्ट हुए एंड जो VCPL की लगभग होली ऑन सब्सिडरी बन गई RRPR, एंड RRPR के 29.18 होल्डिंग थी एनडीटीवी में, तो इनडायरेक्ट होल्डिंग अडानी ग्रुप की हो गई एनडीटीवी में 29.18। अब डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, अगर होल्डिंग हुई है 25% से ज़्यादा तो जो मैंने एक्सप्लेन किया पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट और 26% वो देने पड़ेंगे। उसी को लेके कैसे ये टाइमलाइन फॉलो हुई एक्सप्लेन करते हैं। तो अब एनडीटीवी ग्रुप का जो अडानी ने टेक ओवर किया, अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया, उन्होंने कैसे सस्त को फॉलो किया, सस्त मतलब टेक ओवर कोड के स्केड्यूल्स को फॉलो किया है, उस पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले उनको ज़रूरत थी अपॉइंट करने की मैनेजर टू एन इशू, जो कि उन्होंने बनाया JM फिनेंशियल्स को। उसके बाद था उनको ज़रूरत पब्लिक अनाउंसमेंट की, जो कि उन्होंने की इधर 23 अगस्त को, ठीक। उसके बाद मेन था उनको एस्क्रो अकाउंट खोलना था, जो कि उन्होंने खोला येस बैंक में, और जिसमें उन्होंने फुल कंसिडरेशन अपना सबमिट किया। उसके बाद PA के पब्लिक अनाउंसमेंट के 5 वर्किंग डेज़ में इनको डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देनी थी, जो कि इन्होंने दी 30 अगस्त को। 5 वर्किंग डेज ऐसे हुआ कि सैटरडे संडे भी बीच में आता, जो अकाउंट नहीं होता, ये डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दी। उसके बाद जो स्केड्यूल फॉलो हुआ इनके थ्रू कि इशू ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट इन्होंने की 23 अगस्त को, फिर उसके बाद 30 अगस्त को इन्होंने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दी। उसके बाद 5 वर्किंग डेज़ में, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 5 वर्किंग डेज़ में आपको देना था ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, जो कि इन्होंने दिया, ठीक। उसके बाद 5 वर्किंग डेज़ के बाद इन्होंने देना था ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 5 वर्किंग डेज़ में ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना था, जो कि इन्होंने दे दिया। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि 15 वर्किंग डेज़ का वेट करना था, वेट नहीं करना था, एक तो 15 वर्किंग डेज़ के अंदर कंपीटिंग ऑफ़र आ सकता है किसी और के द्वारा। अब वो कंपीटिंग ऑफ़र क्या होता है
कि कोई और इंसान चाहे, कोई और एंटिटी चाहे तो compete कर सकती है, चाहे प्रमोटर से चाहे बोल सकते हैं कि नहीं हम इनको नहीं बेचने देंगे, हम खरीदेंगे। बट यहाँ अडानी था, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कौन कंपीटिंग ऑफर देता है, लेकिन 15 वर्किंग डेज उसका टाइम होता है। उसके बाद सेबी ऑब्जर्वेशन देता है फ्रॉम इन 15 वर्किंग डेज फ्रॉम ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर। जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है उसके 15 वर्किंग डेज में सेबी रिप्लाई देता है, जो कि ये था। एंड उसके बाद जब सेबी रिप्लाई ना दे या फिर रिप्लाई दे दे, उसके 7 वर्किंग डेज में लेटर ऑफ ऑफर देना होता है। अब लेटर ऑफ ऑफर देने से पहले एक डेट होनी चाहिए जिसमें हम देखेंगे कौन कौन शेयर होल्डर है जिनको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जाएगा। उसके लिए स्केड्यूल था, लास्ट डेट थी आइडेंटिफाइड डेट के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर जिसकी लास्ट डेट रही 10 अक्टूबर को। उसके बाद एक चीज़ जो बीच में मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं की कि टारगेट कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो होता है रिकमेंडेशन देनी होती है पब्लिक शेयर होल्डर्स को कि उनकी तरह से वो क्या बोल रहे हैं कि बेचो मत बेचो, क्या कर रहे हैं, वो उनको मौका दिया जाता है। ये जो रिकमेंडेशन होती है ये टेंडरिंग ऑफर के पहले देनी होती है कुछ दिन। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अपवर्ड रिवीजन। अब एक अपवर्ड रिवीजन करनी होती है। अपवर्ड रिवीजन का टाइम होता है 1 वर्किंग डेज बिफोर द टेंडरिंग ऑफर ओपन। फिर उसके बाद प्री इशू एडवर्टीजमेंट देना था 1 वर्किंग डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ टेंडरिंग ऑफर। फिर टेंडरिंग ऑफर ओपन हुआ जो कि 10 डेज तक ओपन रहता है, 17 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का। अब ये 1 नवंबर कहेंगे ये पूरे 10 दिन नहीं हो, लेकिन सैटरडे संडे और भी कोई छुट्टियां जो भी वर्किंग डेज़ की डेफिनेशन में ना आए, ठीक। 10 डेज़ खुला। उसके बाद क्या करना था, एक बार टेंडरिंग ऑफर क्लोज हो गया उसके 5 वर्किंग डेज़ में पोस्ट ओपन ऑफर देते हैं एंड उसको फिर सबमिट करते हैं सेबी को, अगले दिन। एंड इसके बाद पेमेंट होती है जो कि 10 वर्किंग डेज़ में होती है फ्रॉम क्लोजर ऑफ टेंडरिंग ऑफर। एंड और जब पेमेंट हो जाए उसके 30 डेज़ में मैनेजर टू इशू रिलीज़ कर देता है एस्क्रो अकाउंट को। और जो एस्क्रो अकाउंट रिलीज़ में जो भी पैसा बच गया होता है एस्क्रो अकाउंट में, जो कि नहीं टेंडर हुए शेयर्स उनका पैसा बच गया, वो सारा वापस हो जाता है। एंड दिस इज वाज ऑल अबाउट द अडानी टेक ओवर, कैसे उनका टाइम शेड्यूल क्या रहा सेबी सस्त के अकॉर्डिंग। थैंक यू।